हेलो माय डियर लर्नर्स। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे साथ। मैं साहिल आपके साथ एक बार फिर से मौजूद हूँ। आज का टॉपिक हमारे लिए जीएस से हमने लेकर के आए हैं हम आपके लिए ग्लोबलाइजेशन का। आई हैव 5+ years टीचिंग एक्सपीरियंस एंड आई हैव taught in India's topmost platforms as you all know। चलिए, ये सब बातें तो हमेशा होती रहती हैं। आज फिर इन्हीं बातों से आगे चलते हैं और आज डिस्कस करते हैं कि भाई ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। बेसिकली आज हम ग्लोबलाइजेशन की बात करने वाले हैं। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है और इसके इम्पैक्ट्स, इंडिया में इसका असर क्या रहा है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि भारत में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि GS1 जो है यूपीएससी के लिए उसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं आगे इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में और क्या क्या चीज़ें रहीं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के रिगार्डिंग, वो सारी बातें हम आज एक एक करके डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले कि भाई भारत में जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, पता है ना, भारत इंडिया की बात करें तो ये 15 अगस्त 1947 को यानी कि 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। एंड इन दैट केस भारत के पास क्या था कि जो अंग्रेज यहाँ से गए थे, जो ब्रिटिशर्स यहाँ से गए थे, उन्होंने भारत की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया था। ये जो भारत की इकोनॉमी यानी इंडियन इकोनॉमी या भारतीय अर्थव्यवस्था को जो नुकसान पहुँचा था, इसको धीरे धीरे जो भारत के नेता थे, भारत के लीडर्स थे, उन्होंने सोचा कि अब इसको किस तरीके से कम किया जाए, यानी अब भारत को किस प्रकार से एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में स्टैब्लिश किया जाए। तो इसके लिए उन्होंने प्लानिंग का कॉन्सेप्ट भारत में इंट्रोड्यूस किया। क्या किया? भारत में प्लानिंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। अब भारत में प्लानिंग का कॉन्सेप्ट तो इंट्रोड्यूस हो गया, 5 ईयर्स प्लान्स भी जारी हो गए, लगातार चीज़ें चल रही थी, लेकिन इसी बीच कई सारी परेशानियां खड़ी हो गई। 1985 में जो भारत का बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो काफ़ी गड़बड़ हो गया। यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो भारत के जो लोग थे, जो भारत के शीर्ष नेतागण थे, वो संभाल नहीं पा रहे थे। तो इट वॉज रियली अ बिग डील, बिग प्रॉब्लम एक्चुअली। हुआ क्या कि अब इस परेशानी को देखते देखते परेशानी इतनी बड़ी हो गई कि अब इस परेशानी को संभालना काफ़ी मुश्किल होता जा रहा था। इसीलिए जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जो कि हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने जब इस चीज़ को देखा तो 1991 में उन्होंने हमारे देश के लिए एक नई पॉलिसी फ्रेम करी और उस पॉलिसी को नाम दिया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। क्या नाम दिया? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। यह न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की बात करें तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनी थी। क्या है 3 चीज़ें? एक तो पहला लिबरलाइजेशन, दूसरा प्राइवेटाइजेशन और तीसरा ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये 3 पार्ट्स थे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के। या इनफैक्ट ये कह सकते हैं आप कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 3 पिलर्स पे खड़ी थी। वो 3 पिलर्स कौन कौन से हैं? एक तो है लिबरलाइजेशन, दूसरा प्राइवेटाइजेशन और तीसरा ग्लोबलाइजेशन। चलिए थोड़ा विस्तार से समझते हैं लिबरलाइजेशन क्या है, प्राइवेटाइजेशन क्या है एंड देन ग्लोबलाइजेशन क्या है। देखिए सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि ये कब आया। 1991 में आया था। कौन सा पॉलिसी? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 3 चीज़ों को हमारे सामने लेके आती है। पहला है लिबरलाइजेशन, दूसरा है प्राइवेटाइजेशन और तीसरा है ग्लोबलाइजेशन। आज के सेशन में हम ग्लोबलाइजेशन के ऊपर डिस्कशन करेंगे, इसके इम्पैक्ट्स को देखेंगे, इंडिया में क्या असर हुआ इस ग्लोबलाइजेशन का, है ना। सबसे पहले क्या है, व्हाट इट इज, दूसरा हाउ इट इम्पैक्टेड और तीसरी बात
यहां पर इसका क्रिटिकल अप्रेजल। ये 3 चीजें आज हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ग्लोबलाइजेशन को समझने के लिए हमें लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन को भी समझना पड़ेगा। आइए बात करते हैं लिबरलाइजेशन की। क्या है लिबरलाइजेशन? इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की बात करें तो देखिए, भारत में जो लिबरलाइजेशन आई उसे बेसिकली हम इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन कहते हैं। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है छूट देना, है ना, जो रूल्स हैं रेगुलेशंस हैं उनको कम करना। तो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन रेफर्स टू अ सिचुएशन, ध्यान दीजिएगा, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन रेफर्स टू अ सिचुएशन, ये एक सिचुएशन को दर्शाता है जहां पे वेयर इन एसेंशियल रेस्ट्रिक्शंस एंड कंट्रोल्स आर removed from a country's economy and to ensure that businesses and the enterprises can maximize their contribution। समझना इस बात को आप, क्या होता है, ये एक देश है, मान लो ये भारत है या इंडिया है, तो इसकी बात करें तो यहाँ पे पहले काफ़ी सारी कंपनियाँ हैं, ठीक है, काफ़ी सारी कंपनियाँ हैं जो ट्रेड कर रही हैं, जो इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। तो इन कंपनियों की बात कर रहे हैं। अब इनके लिए जो गवर्नमेंट है वो इनके ऊपर रूल्स अप्लाई करती है। आपको पता है हर एक देश में जो सरकार है कुछ रूल्स और रेगुलेशन का सेट बनाती है और ये रूल्स और रेगुलेशन सबके ऊपर अप्लाइड होते हैं। अब ये जो रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए हैं, इन रूल्स और रेगुलेशंस की बात करें तो ये कहीं पे ज़्यादा होते हैं, कहीं पे कम होते हैं। तो भारत में जब भारत आज़ाद हुआ तब भारत की आज़ादी के वक्त यहाँ पर रूल्स और रेगुलेशंस को काफ़ी बढ़ाकर रखा गया, यानी मैक्सिमम चीज़ें जो है वो गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग में, गवर्नमेंट के अनुसार या गवर्नमेंट की अध्यक्षता में चल रही थी। अब एक बात समझिएगा, सारी चीज़ें अगर गवर्नमेंट संभाल रही है तो धीरे धीरे इनका एक्सपेंशन हो रहा है। अब सरकार या गवर्नमेंट इसको संभालने में उतनी ज़्यादा कारगर नहीं है या समर्थ नहीं है ताकि ये पूरा का पूरा जो इनफैक्ट कहे तो सिचुएशन है उसको वो ईजिली संभाल पाए, क्योंकि अब यहाँ पर जो लोग हैं वो ज़्यादा व्यापार कर रहे हैं, जो लोग हैं वो ज़्यादा अच्छा व्यापार कर रहे हैं। इस परिस्थिति में लोगों को आवश्यकता है कि उनको छूट मिले ताकि वो इकोनॉमी को ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकें। यही हुआ, सरकार ने देखा कि भाई अगर हम इन सब चीज़ों के ऊपर में अपना पूरा का पूरा दायरा बनाए रखते हैं, इनफैक्ट इनके ऊपर रूल्स और रेगुलेशंस इस तरीके से जैसा कि हम पहले चलाते आ रहे हैं वैसा रखेंगे तो ये परेशानी बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगी। अब इसी परिस्थिति को ध्यान में रखिएगा तो क्या हुआ कि जो सरकार है उसने कहा, जो फाइनेंस मिनिस्टर थे तब उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पर जो बिजनेसेस हैं उनको ग्रो करने का मौका देना चाहिए, उनको कंट्रीब्यूट करने का, इंडियन इकॉनमी में बड़े तरीके से कंट्रीब्यूट करने का मौका देना चाहिए। और इसके लिए लिबरलाइजेशन के द्वारा उन्होंने डी लाइसेंसिंग करनी शुरू कर दी और डी रेगुलेशन करना शुरू कर दिया, यानी कि अब वो अपना जो 100% अधिकार था कंपनियों पर उसको कम करने लगे और धीरे धीरे बहुत सारी ऐसी कंपनियां थी, बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स थे जिनको उन्होंने लाइसेंस राज रजीम से मुक्त कर दिया। अब समझिएगा इस बात को, कितना बड़ा स्टेप लिया गया है कि भाई जो लाइसेंसिंग है वो अगर कम हो जाए तो काफ़ी आसान हो जाएगा लोगों के लिए बिजनेस करना। सपोज दैट, एक एग्जाम्पल देता हूँ, समझिएगा इस बात को। एग्जाम्पल देता हूं आपको कि मान लीजिए आप एक बिजनेस करने जा रहे हैं, मान लीजिए आप एक शॉप खोलना चाहते हैं और आप वहां पे सपोज दैट कुछ बिस्किट्स वगैरह बेचना चाहते हैं। अब इस बिस्किट के एक शॉप को खोलने के लिए अगर आपको 3, 4, 5 जगह से लाइसेंस की आवश्यकता पड़े कि आप ये शॉप तभी ओपन कर पाएंगे जब आपको वो लाइसेंस मिलेंगे, और लाइसेंस कौन देगा, तो सरकार के अलग अलग विंग्स देंगे। तो आपको पता है यहाँ पर क्या है, लोगों के बीच में जो भ्रष्टाचार है, जो करप्शन में बढ़ जाएगा और आपको इन छोटे छोटे 2, 4, 5 लाइसेंसेस के लिए काफ़ी ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी। अब इस परिस्थिति को देखते हुए सरकार ने देखा कि जो छोटे छोटे बिजनेस है या एमएसएमई डेवलप नहीं कर पा रही है, इस परिस्थिति को देखते हुए उन्होंने डी लाइसेंसिंग के प्रोसेस को अपनाया और कहा कि भाई यहाँ पे मैक्सिमम जो भी यहाँ पर इंडिया में व्यापार होंगे और स्पेशली एमएसएमई में जो व्यापार होंगे उनके लिए अब लाइसेंसेस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और सरकार उनको पूरी तरह से 100% रेगुलेट नहीं करेगी, यानी जो भी लोग काम कर रहे हैं वो अपने अनुसार डिसीजन ले पाएंगे। हाउएवर
इंपॉर्टेंट टू नोट दैट लिबरलाइजेशन डज नॉट मीन एन अनकंट्रोल्ड इकोनॉमी। अब यहां पर एक समझने की बात यह है कि भाई डी लाइसेंसिंग तो हुई, डी रेगुलेशन तो हुआ, लेकिन क्या 100% छूट दे दी गई, चाहे जो मर्जी कर लो? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। सरकार ने अपनी पूरी की पूरी जो दृष्टि है वो बनाए रखा इन्होंने इसके ऊपर, लेकिन अब क्या है, उनको थोड़ी बाध्यताओं से मुक्त कर दिया गया कि आप चाहें तो आसानी से अब व्यापार कर सकते हैं। दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ द Indian new economic policy, that the liberalization is the basic concept that will be introduced. And what will be the liberalization? The process of liberalization consists that the license regime will be controlled. Means अब क्या होगा, अब थोड़ा लिबरल, थोड़ा फ्री रहेंगे आप, थोड़ा मतलब अब जो रूल्स रेगुलेशन कमजोर करा जाएगा, आप चाहें तो आसानी से व्यापार कर पाएंगे। ये था लिबरलाइजेशन कॉन्सेप्ट। अब लिबरलाइजेशन हुई तो लोगों ने देखा कि भाई लिबरलाइजेशन में क्या हो रहा है। लिबरलाइजेशन में जो हैजल्स हैं, जो अननेसेसरी ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल्स हैं ना, उनको कम कर दिया गया। पहले क्या था, हर एक चीज सरकारी तंत्र के तहत, सरकार चाहे तो ये करे, सरकार चाहे तो वो करे, सरकार चाहे तो ऐसा करे, सरकार चाहे तो वैसा करे। भैया हर बात में अगर आप चीज़ों को जो है एक हैजल क्रिएट करना शुरू कर देंगे, वहाँ पर अगर आप परेशानियाँ क्रिएट करना शुरू कर देंगे, अगर हर चीज़ के लिए आपके पास लोग पूछने आएंगे तो लोग काम ही कम करेंगे और इससे अपनी इकोनॉमी कमज़ोर पड़ जाएगी। दैट इज़ वॉट द इंडियन इकोनॉमी। इसके कारण क्या हो गया कि 1991 में द इंडियन इकोनॉमी वॉज लिबरलाइज्ड। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मनमोहन सिंह जी, जो कि इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर थे तब, उनकी अध्यक्षता में इसे लिबरलाइजेशन लाया गया और ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस था उनको धीरे धीरे लेसन कर दिया गया, कम कर दिया गया। अब बात आती है कि इंडिया में लिबरलाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या था भाई, क्यों लिबरलाइजेशन लाया गया इंडिया में। द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड टू अटेन सब ऑब्जेक्टिव्स। क्या क्या था, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि औद्योगिकरण, एक्सपेंशन द रोल ऑफ प्राइवेट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड इंट्रोड्यूसिंग अ फ्री मार्केट सिस्टम। क्या कह रहे हैं भाई, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, औद्योगिकरण होगा, प्राइवेट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाएगा यानी एफडीआई और एफपीआई को बढ़ावा देने का काम किया जाएगा, और साथ ही साथ फ्री मार्केट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। आपको पता है ना, देखो पूरे विश्व में 3 तरह की इकोनॉमीज होती हैं। 3 तरह की इकोनॉमीज कौन कौन सी होती हैं। एक होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, है ना, कौन सा, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, या इसे हम फ्री मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं। दूसरा सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी जो है वो क्या है, कंट्रोल्ड इकोनॉमी होती है, या ये कहें सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी होती है। और तीसरी होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। जो भारत की इकोनॉमी है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है, जिनमें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का भी गुण है और सोशलिस्ट इकोनॉमी का भी गुण होता है। अब दोनों के ही गुणों को जब सबमर्ज कर दिया गया है और एक साथ इकट्ठा करके उसे मिक्स्ड इकोनॉमी का फॉर्म दिया गया है। अभी जो मिक्स्ड इकोनॉमी है ना, इस मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट ये है कि भैया यहाँ पे कैपिटलिज्म भी होगा और सोशलिज्म भी होगा। अब इस बात को थोड़ा और आगे लेके चलते हैं। अब भारत में पहले पूरी तरह सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी थी, यानी कि जो भारत की सरकार है वो प्लान करती थी क्या काम करना है, कैसे काम करना है, किसके लाइसेंस मिलेगा, किसके लिए नहीं मिलेगा। बाद में 91 में थोड़ा थोड़ा सोशलिज्म से कैपिटलिज्म की तरफ शिफ्ट होते हैं और यहाँ पर जो है अब रूल्स रेगुलेशन कमजोर किया जाता है और मार्केट को अपनी तरह से काम करने का मौका दिया जाता है। दैट इज व्हाट फ्री मार्केट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जाता है, ताकि यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़े और प्राइवेट लोगों का भी इन्वेस्टमेंट बढ़े, साथ ही साथ यहाँ पर औद्योगिकरण को और बढ़ावा मिले। दैट इज व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरलाइजेशन, है ना। यही हमने अभी यहाँ बताया। लिबरलाइजेशन क्या है, मान लो कि ये एक कंपनी है या हम 4 लोगों ने मिलकर के एक कंपनी या एक पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट किया। अब हमने क्या किया कि यहाँ पर कोई भी चीज़ें हमें बेचनी है, मान लो हमें फूड बेचना है तो हमें फूड लाइसेंस लेना होगा। मान लो हमने एक रेस्टोरेंट या होटल ओपन किया तो हमें फूड लाइसेंस लेना होगा, हमें लेबर लाइसेंस लेना होगा, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे तरह के लाइसेंसेस लेने पड़ेंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक रेस्टोरेंट ओपन करने के लिए, एक रेस्टोरेंट ओपन करने के लिए, एक होटल ओपन करने के लिए सॉरी, हमें कई सारी जगहों पर जाना पड़ रहा है। मतलब आप चाह कर भी छोटे छोटे लेवल पे बिजनेस नहीं कर पा रहे हो, ये कम किया गया। मैंने एक एग्जांपल दिया है, ध्यान रखिएगा।
फिलहाल अभी भी फूड लाइसेंस वगैरह की आवश्यकता पड़ती है, ऐसा हमने नहीं कहा कि हटा दिया गया, लेकिन हाँ अब छोटे लेवल पर काम करने के लिए आपको इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप चाहें तो आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं, और जब एक बार आप एक अच्छे फ्लो में आ जाए तो आप चीज़ों को वहाँ से आगे बढ़कर जो है लाइसेंसेस ले सकते हैं। साथ ही साथ अब लिबरलाइजेशन हुआ। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है, जो पॉलिसी है उसको कमजोर किया गया, जो रूल्स रेगुलेशन को कमजोर किया गया। तो अब परिस्थिति क्या हो गई कि अब यहाँ पर सरकार ने देखा कि भाई हमारे पास सिर पे बोझ ज़्यादा हो रहा है, यानी अब हम सारी चीज़ों को अपने अनुसार पूरा का पूरा कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए सरकार ने एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, दैट इज व्हाट, प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन मतलब, प्राइवेटाइजेशन क्या हो गया भाई, तो इसका मतलब है कि जहां पे ओनरशिप का, कंट्रोल का और मैनेजमेंट का ट्रांसफर हो जाए। मतलब समझिएगा एक बात कि यहां पर सपोज दैट एक कंपनी है, कंपनी का नाम है ए कंपनी या एबीसी कंपनी, ठीक है। अब इस कंपनी का ओनरशिप पहले किसके पास था, गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट के पास, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि इसका ओनरशिप ट्रांसफर कर दिया प्राइवेट इंडिविजुअल को, इंडिविजुअल को ट्रांसफर कर दिया, प्राइवेट इंडिविजुअल को ट्रांसफर कर दिया। अब ये कंपनी का जो शेयर्स गवर्नमेंट से प्राइवेट इंडिविजुअल के पास चला गया, इस कंडीशन में अगर गवर्नमेंट के पास से 51% या उससे ज़्यादा शेयर्स, या उससे ज़्यादा शेयर्स जो है वो अगर प्राइवेट इंडिविजुअल के पास चला जाता है, तो ये कहा जाता है कि दिस कंपनी हैज़ बिन प्राइवेटाइज्ड, दिस कंपनी हैज़ बिन प्राइवेटाइज्ड। अगर 51% से ज़्यादा शेयर्स गवर्नमेंट अपने पास से हटाकर किसी प्राइवेट इंडिविजुअल को दे देती है, दैट इज टर्म्ड एज प्राइवेट कंपनी, ठीक है, समझिएगा। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, प्राइवेटाइजेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, प्राइवेटाइजेशन। बेसिकली शुरुआत में डिसइन्वेस्टमेंट होता है, जब कोई भी कंपनी का शेयर्स पूरा पूरा गवर्नमेंट एक बार में नहीं बेचती है, वो धीरे 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 करके उसका ट्रांसफर करती है। और जब एक बार जो ट्रांसफर शुरू होता है तो बेसिकली वो एक डिसइन्वेस्टमेंट होता है, और जब वो 50% से ज़्यादा हो जाता है तो दैट इज ओनली टर्म्ड एज प्राइवेटाइजेशन। इज इट क्लियर? चलिए अब यहाँ पे बात आ रही है, तो हमने कहा प्राइवेटाइजेशन डाइल्यूटेड द मोनोपोली ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस एंड एनकरेज द कंपटीशन फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर। अरे भाई क्या कह दिया आपने सर, कि बिल्कुल सही कहा है हमने। देखो सपोज दैट ये पहले के सरकारी बैंक्स थे, मान लो क्या थे, गवर्नमेंट बैंक्स थे। अब ये जो गवर्नमेंट बैंक्स हैं इनकी बात करें तो पहले इनकी मोनोपोली थी, ये अपने अनुसार काम करते थे, चाहे जिस तरीके से ये काम करना चाहे, है ना। इनके पास जो है कोई टारगेट्स नहीं होता था, कोई मार्केट में इनकी जगह इनके साथ फाइट नहीं कर सकता था, इनकी मोनोपोली थी, है ना, इनकी मोनोपोली थी। अब क्या हुआ कि 1991 के बाद भारत में जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं या जो फॉरेन प्लेयर्स हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, उनको मौका मिला भारत के मार्केट में एंट्री करने का, और उन्होंने फिर धीरे धीरे क्या किया, प्राइवेट बैंक एस्टैब्लिश किए। क्या किया, प्राइवेट बैंक एस्टैब्लिश किए। अब ये प्राइवेट बैंक्स को तो मुनाफा चाहिए, बेसिकली ये प्रॉफिट मोटिव पे काम कर रहे हैं। अब ये मुनाफे के लिए ज़्यादा बढ़िया सर्विस देना शुरू किया इन लोगों ने। अब जो लोग थे, जो पीपल थे ना, वो क्या करें, यहाँ से निकल करके यहाँ शिफ्ट होना शुरू हो गए। यहाँ जा रहे थे पहले, है ना, अब यहाँ पे शिफ्ट हो गए प्राइवेट बैंक से। मतलब इनको जो है अब बिजनेस कम होने लगा, इसीलिए हमने क्या कहा, कंपटीशन बढ़ गया, है ना। देखिएगा ध्यान से, कंपटीशन बढ़ गया। तो प्राइवेटाइजेशन डाइल्यूटेड द मोनोपोली ऑफ द पब्लिक सेक्टर। जो भी पब्लिक सेक्टर था, हमने एग्जांपल दिया बैंक का, ऐसे कोई भी आपका पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट का कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो मोनोपोली ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस एंड इनकरेज द कॉम्पिटिशन फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर। और इससे क्या हुआ, प्राइवेट सेक्टर में लोग आए, उनके कारण अब जो है कॉम्पिटिशन बढ़ता गया और लोगों को सर्विसेज अच्छी मिलने लगी। सर क्या क्या बोला आपने, लिबरलाइजेशन हुआ। अब लिबरलाइजेशन जब हो गई, बात आई प्राइवेटाइजेशन की, प्राइवेटाइजेशन भी हो गया। अब सर क्या हुआ इसके बाद, तो सर इसके बाद ग्लोबलाइजेशन हुआ। तो अब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के 3 पिलर्स, LPG
जी। तो हमने लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट देख लिया है। अब आते हैं ग्लोबलाइजेशन पे। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन बेसिकली मीन्स द इंटीग्रेशन ऑफ द वेरियस इकोनॉमीज। क्या समझ रहे हो इस बात से? वेरियस इकोनॉमीज का मतलब क्या है भैया? तो देखो, सपोज दैट हमारा जो वर्ल्ड है ना, हमारा जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड का मैप देखोगे, दिखाता हूँ यहाँ पे, यह है हमारा वर्ल्ड। अब मान लो यहाँ पर ये इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, देख रहे हो, पूरा वर्ल्ड तो नहीं है, फिर भी बता रहे हैं। इस तरह से जो हमारा पूरा वर्ल्ड है, वहाँ पे अलग अलग देश है, चाइना है, इंडिया है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, लीबिया, इजिप्ट, जॉर्जिया, बेलारूस, यूक्रेन। अरे भाई सिंपल सा मुद्दा, देखो जो पांचों हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं ना, हम उनकी बात कर रहे हैं। अब क्या हुआ, इन कॉन्टिनेंट्स में अलग अलग बहुत सारी कंट्रीज थी। अब सारी कंट्रीज जो है वो अपने अपने देश में केवल व्यापार करेंगी, तो उनका व्यापार बढ़िया नहीं हो पाएगा, उनका ट्रेड बढ़िया नहीं हो पाएगा। तो इन कंट्रीज ने धीरे धीरे करके एक दूसरे के साथ ट्रेड करना शुरू किया। अभी जो ट्रेड शुरू हुआ ना, तो लोगों को लगा कि भाई ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, अगर हम एक चीज को करने में सक्षम है या अच्छे हैं तो हम उस चीज को कर लेते हैं। सपोज दैट एक जो स्टेट है ना, एक जो स्टेट है, मान लो एक कंट्री ए है जो कि खेती करने में सबसे अच्छी है, और जो बी कंट्री है वो उस खेती किए गए प्रोडक्ट से दूसरा कोई प्रोडक्ट बनाने में यानी मैन्युफैक्चरिंग में अच्छी। मान लो यहाँ पे ये एग्रीकल्चर इनका अच्छा है, इनका मैन्युफैक्चरिंग, इससे कुछ और बताते हैं जब, तो मैन्युफैक्चरिंग अच्छा है। सी कंट्री जो है वो क्या है, कुछ और चीज़ें अच्छी बनाती। तो क्या हुआ, ये इसको अपनी चीज़ें शेयर कर दे, ये बनाकर इसको शेयर कर दे, ये इसको शेयर कर दे, ये इससे शेयर कर ले, ये इससे और ये इससे शेयर कर ले। तो क्या होगा, लोग अपने अपना जो उनका फोर्टे है उसमें जो है वो उसके अच्छे से काम कर पाएंगे, और उनका जो काम अच्छा होगा, जो उससे प्रोडक्ट्स बनेंगे वो अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट जो है बाकी लोगों को यूज करने के लिए मिल पाएगा। तो इस चीज को थोड़े बड़े लेवल पर देखा जाए, अब क्या हुआ कि भारत में ग्लोबलाइजेशन की बात आई जब, तो ग्लोबलाइजेशन तब तक शुरू हो चुका था, विश्व में अलग अलग जगहों पर ये चीजें दिखने लगी थी। अब क्या हुआ कि अलग अलग इकोनॉमीज एक दूसरे के साथ ट्रेड करने लगी थी। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि जब हम बात करते हैं कि मान लीजिए ये हमारा वर्ल्ड है, इस वर्ल्ड में अलग अलग इकोनॉमीज हैं, और जब सारी इकोनॉमीज एक दूसरे के साथ ट्रेड करने लग जाती हैं, सब सारी इकोनॉमीज एक दूसरे के साथ ट्रेड करने लग जाती हैं और ट्रेड का कोई बैरियर नहीं रह जाता है, तो दैट इज व्हाट टर्म्ड एज ग्लोबलाइजेशन। जब हम और आप चाहे हम कहीं भी रहते हो पूरे विश्व में, आसानी से एक दूसरे से मिल पाए, बात कर पाए, अपने अपने सामान यानी ट्रेड कर पाए और इन्वेस्टमेंट कर पाए एक दूसरे स्थान पर, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इस प्रोसेस को हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। समझ रहे बात को? तो बेसिकली क्या कह रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ द वेरियस इकोनॉमीज, विश्व की बहुत सारी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, जो बहुत सारी इकोनॉमीज हैं, उनके इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं। तो ग्लोबलाइजेशन बेसिकली मीन्स द इंटीग्रेशन ऑफ द वेरियस इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ स्प्रेड ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी सामान पहुंचाकर, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान करके, इंफॉर्मेशन का, जॉब्स का और ह्यूमन कैपिटल, इन सब का ट्रांजैक्शन करके, इनका आदान प्रदान करके हम क्या कर सकते हैं कि भाई ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस को जो है समझ सकते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस क्या है? तो ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस व्हिच कंसिस्ट्स ऑफ बेसिकली द प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन, जॉब्स, ह्यूमन कैपिटल का क्या ट्रांजैक्शन, इसका ट्रांसपोर्टेशन, इसका एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, पहुंचना, that is what termed as globalization. The impact of globalization was on India was not restricted to the economy. और भारत में तो इस ये जो ग्लोबलाइजेशन हुआ उसका जो इम्पैक्ट है वो रेस्ट्रिक्ट नहीं रहा सिर्फ इकोनॉमी पर, वो सिर्फ इकोनॉमी पर नहीं दिखा, बल्कि ये कल्चरल, सोशल, सोशियो इकोनॉमिक, मॉनेटरी और पॉलिटिकल इश्यूज में भी दिखना शुरू हो गया। बिल्कुल सही बात है। देखो क्या हो रहा है, अलग अलग देश से लोग आएंगे, हम अलग अलग देशों में जाएंगे तो हम उनके कल्चर को समझेंगे, वो हमारे कल्चर को समझेंगे।
हम उनकी जो सोशल कंडीशन है उसको समझेंगे, वो हमारे सोशल कंडीशन को समझेंगे। इससे क्या होगा, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होंगे और पॉलिटिकल इश्यूज भी हम एक दूसरे देश के जो है इश्यूज को समझ पाएंगे और उससे कुछ सीख कर हम अपने देश में भी इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। हुआ भी यही बिल्कुल। देखो क्या हुआ कि बिफोर 1991 इंडिया वॉज अ क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज नहीं था पूरा पूरा, व्यापार करते थे हम, लेकिन दैट वाज नेग्लेजिबल, बहुत कम, थोड़ा सा, है ना। तो इट वाज अ क्लोज्ड फॉरेन इकोनॉमी। बेसिकली फॉरेन मार्केट्स, कंट्रीज और इन्वेस्टर्स जो है वो यहाँ पे पैसा लगाने से डरते थे। कारण क्या, बहुत ज़्यादा लाइसेंस, टाइम टेकिंग, यहाँ पर सही से चीज़ें मिलती नहीं थी, तो लोग यहाँ आने में बहुत सोचते थे। जो मार्केट के लोग थे, जो कंट्रीज थी अलग अलग, इनफैक्ट जो इन्वेस्टर्स थे एफडीआई एफपीआई करने के लिए, भाई साहब इंडिया में नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, इंडिया तो सेल्फ सफिशिएंट होने की बात करता है। इंडिया तो कहता है भाई क्या कि हम अपने आप में ही सक्षम है, हम अपने तरीके से ही काम करेंगे, हम आपको आने नहीं देंगे, या आप आएंगे तो हम उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है आपको रूल्स और रेगुलेशंस पे बंध के रहना पड़ेगा। भैया जाएंगे ही क्यों, क्या फर्क पड़ता है, हम अपने किसी अन्य देश में काम कर लेंगे। यही रीज़न था कि जो वर्ल्ड मार्केट है, जो वर्ल्ड के अदर कंट्रीज हैं, जो अदर इन्वेस्टर्स हैं, जो अलग अलग देशों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो भी इंडिया में आने से कतराते थे। The idea of self-sufficiency had been a staple in the socio-political discourse कि 1991 से पहले जो सेल्फ सफिशिएंसी का आइडिया था ना, ये भारत में बिल्कुल बहुत गूढ़ तरीके से बैठा हुआ था। पॉसिबल ही नहीं था इसको यहाँ पे निकाल पाना। यानी लोग ये सोचते थे कि भैया हम हैं, हम सेल्फ सफिशिएंट हैं, और नहीं हैं तो बन जाएंगे, लेकिन हम बाहर के लोगों को आने नहीं देंगे। रीज़न था कि भाई ऐसा ही हुआ था, जब बाहर के लोग आए थे तभी तो हम गुलाम बने थे, तभी तो ब्रिटिशर्स से हम गुलाम हुए थे। अब लोगों के अंदर डर तो रहता ही रहता है, एक समय तक ये डर बना हुआ था, लेकिन 1991 में जब प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, लोगों ने देखा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, विश्व में बहुत सारे देश है, बहुत सारे लोग हैं, और हम जो है उनका सहयोग अगर नहीं लेंगे तो हम कमज़ोर पड़ सकते हैं। और इसीलिए क्या हुआ कि द इकोनॉमिक सिचुएशन इंडिया वॉज स्टैंड स्टिल। 1985 में जो प्रॉब्लम आई थी बैलेंस ऑफ पेमेंट की, वो वैसे ही खड़ी थी। तो इसीलिए जो पीएम थे तब के पीवी नरसिम्हा राव decided to open up the Indian market and allow worldwide investors to come and kick start the great Indian dream कि भाई इंडिया में इन सब चीज़ों को अगर गेन करना है, बीओपी को फिर से बैलेंस करना है, तो भाई बाहर से इन्वेस्टर्स को इंडिया बुलाना पड़ेगा, उनको सुविधाएं देनी पड़ेंगी, उनको कम से कम जो है अवरोध उनके सामने आए, कॉन्स्टेंट्स कम से कम हो, इस तरीके से उनसे काम करवाना पड़ेगा। तभी जा करके हम अपने देश को एक फिर से स्टेबल कंट्री बना पाएंगे। अब इम्पैक्ट क्या हुआ, तो इम्पैक्ट हुआ कि भाई जो इकोनॉमी थी वो और ओपन हो गई। मतलब कि जो ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस हुआ ना, उससे इकोनॉमी तो ओपन हो गई, बिल्कुल बिल्कुल। तब से हम लोग यही बात कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर इकोनॉमी में क्या हुआ, तो इकोनॉमी ओपन हो गई, जो ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल था वो कम हो गया, और जो बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही थी कम, अब वो बढ़ने लगी धीरे धीरे, क्योंकि अब इंटरनेशनल प्लेयर्स, जो इंटरनेशनल लोग थे, बाहर के लोग थे, जो विश्व में अलग अलग जगह से आ रहे थे, वो भारत में आकर के जो है निवेश करने को तैयार थे, क्योंकि इंडियन मार्केट ने अब लाइसेंस राज रजीम के प्रोसेस को कम करना शुरू कर दिया था, कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर दिया था। साथ ही साथ इंडिया की इकोनॉमी वर्ल्ड की इकोनॉमी से इंटीग्रेट हुई। क्या कह रहे भाई, इंडिया की इकोनॉमी वर्ल्ड की इकोनॉमी से इंटीग्रेट हुई, मतलब कि अब जो है वर्ल्ड में, वर्ल्ड की इकोनॉमी जो है उसमें इंडिया की इकोनॉमी भी शामिल हो गई, और लोग आसानी से भारत से दूसरे देश में और दूसरे देश से भारत में आके ट्रेड और इन्वेस्टमेंट कर पा रहे थे। तो ये काफ़ी अच्छा हो गया भारत की इकोनॉमी के लिए। इससे सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को काफ़ी बढ़ावा मिला। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बढ़ी तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज, बैंकिंग वगैरह जो है उनको भी काफ़ी बढ़ावा मिला। बीपीओ की भी चीज़ें आउटसोर्सिंग होने लगी, टूरिज्म, टेलीकम्युनिकेशन, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, रियल एस्टेट सब ग्रो करने लगा। दैट इज व्हाट ड्यू टू द इंटीग्रेशन ऑफ वर्ल्ड मार्केट। वर्ल्ड मार्केट से इंटीग्रेट होने के कारण ऐसा हुआ, क्योंकि अब हम जो है बड़ा बाजार देख पा रहे थे, और लोग हमारे यहाँ भी बड़ा बाजार देख पा रहे थे। कहने का मतलब हम जाकर के अन्य देशों में व्यापार कर पा रहे थे, और बाकी लोग हमारे देश में आकर व्यापार कर पा रहे थे, जो कि एक बहुत बड़ा रीजन बना इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ का। अब एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्ट्रेटजीज की बात करें तो ग्लोबलाइजेशन ओपन्ड अ न्यू वे टू ट्रेड बिटवीन द कंट्रीज एज इट नाउ कंसीडर्ड इंडिया एज अ पार्ट ऑफ ग्लोबल विलेज और कम्युनिटी। बेसिकली हम यही कह सकते हैं, इस ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस ने पूरे विश्व को एक ग्लोबल विलेज या कम्युनिटी बना दिया।
और क्या हुआ कि आसानी से एक दूसरे देश के बीच में व्यापार होने लगा, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट होने लगा। और इसने क्या किया, जो लोग थे उनके स्ट्रैटेजीज को, पैसे कमाने की जो ललक थी उसको बढ़ा दी, और कैसे पैसा कमाना है, कैसे व्यापार करना है, इसके लिए जो उनकी सोचने की क्षमता थी उसको भी इंक्रीज कर दिया, विच वे फिट फॉर द एक्सपोर्टिंग। और अब लोग सोचने लगे कि भैया कैसे सामान बनाएं, और कौन सामान बनाएं जिसका एक्सपोर्टिंग हो, जिससे पैसा आना शुरू। लेकिन इसी दौरान एक और परेशानी देखने को मिली हमें कि इसने एक तरफ तो जहां गुड्स को एक्सपोर्ट करने की बात की, स्ट्रैटेजीज बनने लगे, एक्सेलरेशन हो गया, ग्रोथ हो गया भाई इकोनॉमी का, वहीं कहीं ना कहीं जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल माइग्रेशन है उसने एक्सपोर्ट के साथ साथ देश को भी थोड़ा कमज़ोर करना शुरू कर दिया। क्योंकि अब लोग देख रहे थे कि भाई हमें क्षमता आ गई तो अब हम अमेरिका, यूएसए, यूके जैसे अलग अलग देशों में जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ चले जाएंगे तो हमें वहाँ से पैसे आने शुरू हो जाएंगे। आपको पता है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे सबसे ज़्यादा हम लोगों को जो है माइग्रेशन देखने को मिलता है। चाहे हमारे देश के लोग मिडिल ईस्ट में जा रहे हो, चाहे हमारे देश के लोग किसी अन्य देश में जो यूरोपियन कंट्रीज है, जो अमेरिकन कंट्रीज है वहाँ जा रहे हो, लेकिन भाई जाते तो हैं और इनके जाने से माइग्रेशन बढ़ता है और अपने देश को नुकसान झेलना पड़ता है। चलिए कोई नहीं, लेकिन इससे नुकसान के साथ साथ फायदा अधिक हुआ, नुकसान कम हुए। इससे क्या हुआ, इंड्यूसमेंट हुआ एफडीआई का यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का, और एमएनसीज का यानी मल्टीनेशनल कंपनीज या मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस का। और ये प्रोसेस जब भारत में आया, यानी जब एफडीआई आनी शुरू हो गई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो गया, एमएनसी आने शुरू हो गए, इनफैक्ट एफपीआई यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी आने शुरू हो गए, तो आप देख पाएंगे कि इट हैज ब्रॉट अबाउट एफिशिएंसी, कंपटीशन, प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्लोबल स्टैंडर्ड्स इन द प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी ऑफ द इकोनॉमिक गुड्स। कि जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं कि किस तरह का गुड्स बनना चाहिए जो पूरे वर्ल्ड में जा सके, उस तरह के गुड्स बनाने की बात होने लगी। प्रोडक्टिविटी को अच्छा किया गया, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करने की बात हुई तो भैया प्रोडक्शन करेंगे तब तो एक्सपोर्ट करेंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ी, लोगों के बीच में कंपटीशन, एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी को भी बढ़ावा मिला। इससे क्या हुआ, मर्जर्स, ज्वाइंट वेंचर्स, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स, कॉन्ट्रैक्टिंग टू फॉरेन प्लेयर्स, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ा और एक्सेलरेशन मिला इंडिया के डेवलपमेंट प्रोसेस को, इंडियन इकोनॉमी के डेवलपमेंट प्रोसेस को। इसके साथ साथ कुछ पॉजिटिव्स तो कुछ नेगेटिव चीज़ें भी सामने देखने को मिलती है। हमने कहा था हम क्रिटिकल अप्रोचल करेंगे, देखो क्या कह रहे हैं कि हाउएवर ऑपरेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन अक्रॉस द डाइवर्स कल्चरल एंड लीगल फ्रेमवर्क्स, इट हैज ऑल्सो गिवन राइज टू मोरल डिलेमास इन लेबर स्टैंडर्ड्स, मार्केटिंग प्रैक्टिसेस एंड एनवायरमेंट, करप्शन एंड ह्यूमन राइट्स। कि ऑपरेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो जो ग्लोबलाइजेशन है ना उसने बढ़िया तो किया, हमने इम्पैक्ट्स देखे, काफ़ी सारे बढ़िया इम्पैक्ट्स देखने को मिले, लेकिन कहीं ना कहीं इसका कल्चरल और लीगल फ्रेमवर्क होने के बाद भी यहाँ पर जो मॉरल डिलेमास है वो देखने को मिले। लेबर स्टैंडर्ड्स मेंटेन नहीं होते, मार्केटिंग प्रैक्टिसेस भी गिर रही हैं, और साथ ही साथ इन्वायरमेंट को भी नुकसान पहुंच रहा है, करप्शन बढ़ रहा है, ह्यूमन राइट्स पे जो है कहीं ना कहीं जो है काले बादल मंडरा रहे हैं। तो भाई ये सब चीज़ें जो है ना वो काफ़ी नुकसानदायक नहीं। इनफैक्ट देयर आर वेरियस एथिकल चैलेंजेस टू विच आर एसोसिएटेड विद द ग्लोबलाइजेशन सच एज इंक्रीजिंग इनइक्वालिटी, फोर्स्ड माइग्रेशन, लॉस ऑफ फैमिली वैल्यूज etc, है ना। तो देखिए भाई यहाँ पर इससे नुकसान क्या क्या हो रहा है ग्लोबलाइजेशन से, कि इनइक्वालिटी बढ़ रही है, हाँ बिल्कुल बढ़ रही है ना। ग्लोबलाइजेशन हो रहा है तो कुछ क्षेत्र जो है वो ज़्यादा बढ़िया कर पा रहे हैं, कुछ बहुत कम कर पा रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, रूरल से अर्बन जो है माइग्रेशन हो रहा है, इनफैक्ट डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री को माइग्रेशन हो रहा है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं फोर्स्ड माइग्रेशन है, साथ ही साथ जो फैमिली वैल्यूज़ हैं वो इन माइग्रेशन के कारण गिरते भी जा रहे हैं। ये सब चीज़ें काफ़ी नुकसानदायक है लॉन्ग टर्म में। एज अ मैटर ऑफ कंक्लूजन, अंततः इतनी बातें हमने करी तो अब इनमें से कंक्लूड करते हैं कि क्या चीज़ें हैं। तो द ग्लोबलाइजेशन इज अ एज ओल्ड प्रोसेस ऑल्दो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1990s इन इंडियन इकोनॉमी। कि भले ही ये 1990s में इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन ये एक एज ओल्ड प्रोसेस है और ये बहुत पुराने समय से, मतलब इनफैक्ट कहें तो वैदिक एरा से चला आ रहा है। और तब से लोग एक दूसरे देश में, एक दूसरे शहर में जाते हैं और व्यापार करते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल हमें सिल्क रोड देखने को मिलता है। सिल्क रोड देखा है आपने? बिल्कुल, ये जो रेड वाला
रोड देख रहे हो ना, दैट इज व्हाट सिल्क रोड। यहाँ पर आसानी से जो है बेसिकली व्यापार करने के लोग आते और जाते थे। ठीक है, चलिए अब ये बात हो गई सिल्क रोड, और सिल्क रोड के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए हो तो बताइएगा, अलग से एक वीडियो सिल्क रोड के ऊपर बनाया जाएगा। चलें आगे। अब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की बात आई तो यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन में कुछ और बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए कि ऑल्दो द ग्लोबलाइजेशन हैज़ बीन एग्जिस्टेड सिंस सेंचुरीज, इट इज़ अ मॉडर्नाइज्ड फेनोमेनन, है ना। वे फॉरवर्ड देख रहे हैं, थोड़ा सा वे फॉरवर्ड। हमने क्या किया कि भाई क्या है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, कैसे आई, ग्लोबलाइजेशन क्या देख लिया। अब हम थोड़ा वे फॉरवर्ड आगे चलते हैं कि भाई ऑल्दो द ग्लोबलाइजेशन हैज़ बीन एग्जिस्टेड सिंस सेंचुरीज इन अ मॉडर्न एज फेनोमेनन, कि मॉडर्न एज फेनोमेनन जो है, जो परिस्थिति है फिलहाल, कौन सा प्रेजेंट जो है ना, प्रेजेंट सिचुएशन जो है उसके अनुसार बात करें तो ये जो ग्लोबलाइजेशन है ना, ये बहुत मॉडर्न एज फेनोमेनन है। एक ऐसा ये कह सकते हैं कि एक ऐसा कारण है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा फेनोमेनन है जो कि कहीं ना कहीं हमें आज के समय तक इस मॉडर्न एज में काफ़ी आगे तक लेके आया है। इसने क्या किया है, इट हैज़ ब्रिज द गैप, इट हैज़ ब्रिज द गैप बिटवीन द डेवलप्ड एंड द डेवलपिंग वर्ल्ड। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं और जो डेवलप्ड कंट्रीज, उनके बीच में जो गैप था ना, बहुत बड़ा गैप था, उसको आज बहुत हद तक कम कर दिया। लेकिन इट हैज़ ऑल्सो रिजल्टेड इन मैनी ग्लोबल इशूज़ लाइक पैंडमिक्स। आज आप देख पा रहे हैं कोविड-19, अगर ये ग्लोबलाइजेशन नहीं होता तो शायद कोविड-19 नहीं आया होता। तो पैंडमिक्स को भी लेके आते हैं, क्लाइमेट चेंज भी इसके कारण नहीं हो रहा है बहुत ज़्यादा, और टेररिज्म तो खैर इसका क्या ही कहना। Thus, it is a matter of fact that we need to adopt a more suitable and sustainable model of globalization, which could be from the Indian origin. That is what Vasudhaiv Kutumbakam, है ना, पूरी धरती हमारा परिवार। इस बात को मान के चलना होगा, और ग्लोबलाइजेशन के लिए थोड़ा और सुटेबल और सस्टेनेबल मॉडल इंट्रोड्यूस करने की हमें आवश्यकता है। ठीक है, चलिए, दैट्स व्हाट द कंक्लूजन। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू मे आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आई एम हियर टू प्रोवाइड द आंसर्स। और अगर क्वेश्चन के आंसर्स मिल गए हैं आपको, कोई डाउट्स नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो दैट्स ऑल। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।